Dear viewers, in this video, we will talk about the partnership type of businesses. This is the second type of business, as we discussed in the previous video. Quickly moving to the discussion of this topic. Basically, the partnership type of business is the business which is owned or which is owned and or which is owned and controlled by more than one person. Definitely अगर हमारा एक ही पर्सन अगर इसको कंट्रोल करेगा या इसके एक ही पर्सन की सारी इन्वेस्टमेंट होगी, ऑनर होगा, वो तो पार्टनरशिप हो नहीं सकता। पार्टनरशिप तो नेम से ही हमें पता चल जाएगा कि पार्टनरशिप टाइप ऑफ बिजनेस में हमारी कम से कम दो नंबर ऑफ पार्टनर्स होने चाहिए, टू नंबर ऑफ पार्टनर्स होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 which is being followed in Pakistan, the definition of partnership type of business is that partnership is a relationship among specific persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any one of them acting for all। तो ये कुछ हमारे पास एक बड़ी कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन उन्होंने हमें बताई है, जो हमारे एक्ट है वहां से हमें मिलती है। इसके अलावा अगर मेक्स की डेफिनेशन अगर हम देखें तो उसमें बता रहा है जी, ए पार्टनरशिप इज एन अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस owned and controlled by two or more partners। तो ये वहां से इसकी एक डेफिनेशन आ रही है। लेकिन सिंपलेस्ट वे में वी कैन से दैट अ पार्टनरशिप इज अ टाइप ऑफ बिजनेस विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन पर्सन। अब जो दो पर्सन हो गए या तीन पर्सन हो गए या चार पर्सन हो गए, उनका बेसिकली वो सारे के सारे इन्वेस्टमेंट को पूल करेंगे। वो सारे के सारे एक स्पेसिफिक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जब एग्री होंगे, इन्वेस्टमेंट पूल करेंगे, फिर उसकी इन्वेस्टमेंट करेंगे, सारे के सारे मैनेजमेंट भी वही करेंगे। जब सारे के सारे मैनेजमेंट वही करेंगे तो फिर जितने भी प्रॉफिट वगैरह आएंगे वो आपस में फिर वो शेयर करेंगे एज पर अकॉर्डिंग टू द शेयर ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली ये हमारे पास नंबर ऑफ पार्टनर्स आप कितने होने चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम, ये एक हमारे पास जो मेन जो है कंसर्न है। According to Partnership Act 1932, which is being followed in Pakistan, minimum number of partners are two, and maximum number of partners in case of a general type of partnership business is 20. And for a banking type of business or a finance related business, the maximum number of partners are 10, not more than 10। तो ये वहां से हमें इसकी गाइडलाइन मिलती है। तो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंगली मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने, मिनिमम तो ऑटोमेटिकली टू होंगे, तो मैक्सिमम कितने होने चाहिए, तो उसको फिर उन्होंने दो में कैटेगराइज क्या कर दिया है। अगर तो हमारे बैंक जनरल टाइप बिजनेस है तो फिर उसमें मैक्सिमम 20 पार्टनर्स होने चाहिए, मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। और अगर कोई बैंकिंग टाइप या फाइनेंस रिलेटेड कोई बिजनेस स्टार्ट किया, जिस तरह से मनी चेंजर्स हो गए, इस तरह का कोई अगर बिजनेस है, तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 10 होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ चलती हैं। जिस तरह से हमने लास्ट वीडियो में सोल प्रॉपर्टीशिप की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस की थी, इसी तरह से इसमें भी हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और फिर साथ ही हम इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे। और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें क्या है जी, इट इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ एन एग्रीमेंट एंड बिजनेस। डेफिनेटली जब एक से ज्यादा पार्टनर्स अगर आपस में इन्वेस्टमेंट को पूल करके बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली दे हैव टू मेक सम एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट लाजमी वो बनाएंगे, चाहे वो रिटर्न एग्रीमेंट हो, चाहे वो म्यूचुअल एग्रीमेंट हो या वर्बल एग्रीमेंट हो, सॉरी रिटर्न एग्रीमेंट हो या वर्बल एग्रीमेंट हो, लेकिन एग्रीमेंट होना बड़ा जरूरी है। फोर्सफुली तो वी कांट स्टार्ट बिजनेस फोर्सफुली। तो बिजनेस स्टार्ट के लिए सबकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बड़ा जरूरी है। सबको उसके बिजनेस आइडिया पे एग्री होना जरूरी है। सब एक प्रॉपर एक एग्रीमेंट उनका होगा, चाहे वो वर्बल होगा चाहे वो रिटर्न फॉर्म में हो, लेकिन उनका एग्रीमेंट होना जरूरी है। और सेकंडली ऑटोमेटिकली बिजनेस की ही एग्रीमेंट होगा, बिजनेस के अलावा तो हम कोई डिस्कशन नहीं कर रहे। ऑटोमेटिकली जब वो इन्वेस्टमेंट को पूल करेंगे, ड्यूटीज भी सारी बात है, दे हैव टू शेयर देयर ड्यूटीज। जब ड्यूटीज शेयर करेंगे, सार को शेयर होगा, तो जो प्रॉफिट आएगा तो वो क्या होगा, उनको वो भी आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा सेम रेशो के साथ, जिस रेशो के साथ उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होगी। इसी तरह से लॉस होगा तो लॉस भी ऑटोमेटिकली वो आपस में शेयर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एजेंसी रिलेशनशिप एंड मेंबरशिप। इन एनी केस अगर कोई एक पार्टनर नहीं आता तो वो दूसरे के बिहाफ पे फिर काम करता रहेगा। और मेंबरशिप सारे के सारे तो ऑटोमेटिकली में वो मेंबर ही होंगे। तो पार्टनरशिप के बिजनेस में आपस में म्यूचुअली ये सारी चीजें डिसाइड की जाती हैं कि बिजनेस के अफेयर्स को किस तरह से रन किया जाए। नेचर ऑफ लाइबिलिटी इसमें भी सेम होगी। नेचर ऑफ लाइबिलिटी इस टाइप ऑफ बिजनेस में जो सोल प्रॉपर्टीशिप में होती है कि इसमें भी जो पार्टनर्स होती हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। वो अनलिमिटेड का मीनिंग हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में देख लिया है
जो इन केस ऑफ ए डेसोल्यूशन और इन केस ऑफ ए डिफॉल्ट और बैंकरप्सी ऑफ द बिजनेस और द पार्टनरशिप बिजनेस, द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस विल बी बियर्ड बाय द ओनर्स एज वेल। अगर वो सारे के सारे अगर हमारे उनके एसेट सेल कर दिए जाएं, सेल करने के बाद अगर फिर भी कुछ रिकवरी के लिए कुछ अमाउंट रहती है, तो वो उनके जो पर्सनल प्रॉपर्टी है सारे पार्टनर्स की, वो भी सेल करके, तो वो सारी की सारी वो यूज की जाती है बिजनेस की लायबिलिटी को पे करने के लिए। फिर फ्यूजन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल एज कम्पेयर टू द सोल प्रॉपर्टीशिप, वी हैव मोर number of owners, and they can have better control over the business affairs of the firm, so they can manage the efficiently. No transferability of the interest once they have started. Once a specific number of persons started the business, then they can't transfer their part to any other else. इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये है कि अगर हम कोई पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चार बंदों ने फॉर एग्जांपल मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट करने के बाद अब अगर वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बीच में अगर कोई एक छोड़ के जाना चाहता है, या कोई एक नए बंदे को एंटर कर रहे हैं, या किसी एक पर्सन की रिटायरमेंट हो गई है, या किसी एक पार्टनर की डेथ हो गई है, तो उस केस में जो नया बंदा एंटर होगा या उसको रिप्लेसमेंट में जो आएगा, या अगर कोई भी नहीं आता, वो छोड़ के जा रहा है, तो वो ओरिजिनल पार्टनरशिप तो एग्रीमेंट है वो तो खत्म हो जाएगा। फिर उनको एक नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट उनको बनाना पड़ेगा, जो जो फिर एक नई पार्टनरशिप के नाम से रजिस्टर्ड होगा ऑटोमेटिकली। पहले अगर फॉर एग्जांपल 5 बंदे थे, वो 20% उनकी कंट्रीब्यूशन है, प्रॉफिट एंड लॉस भी 20% पे शेयर कर रहे हैं, एक को बीच में रिटायर्ड हो गया या छोड़ के चला गया, तो बाकी कितने रह गए? 4 रह गए। तो चार भी बाकी भी सारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो चारों आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट भी ऑटोमेटिकली उनको फिर दोबारा से हर चीज रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको दोबारा से डिफाइन करना पड़ेगी। इन शॉर्ट टर्म उनको दोबारा से चारों को मिलके फिर दोबारा एक एग्रीमेंट डिजाइन करना पड़ेगा, तो वो एक नई पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनेगा। तो ओरिजिनल पार्टनरशिप एग्रीमेंट तो हमेशा खत्म हो जाएगा किसी एक पर्सन के इंटर होने से या एग्जिट होने से। उसके बाद आ जाता है रजिस्ट्रेशन, जो होती है पार्टनरशिप फर्म के लिए कंपलसरी नहीं है, बट इट इज ऑप्शनल। अगर वो रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अपनी जो भी डॉक्यूमेंटेशन उनको पार्टनरशिप एक्ट में रिक्वायर्ड होंगी, या जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, या किसी भी कंट्री का सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है, तो वो जो जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होंगी, वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके, सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके उसको वो सबमिट कर देगा। सबमिट करेगा तो ऑटोमेटिकली उनको वो गवर्नमेंट जो है उसको रिव्यू करने के बाद उसको रजिस्ट्रेशन उसको नंबर अलॉट कर देंगी, तो उसको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जब एक बिजनेस रजिस्टर्ड हो जाता है, यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। जब एक बिजनेस रजिस्ट्रेशन हो जाती है, तो उसके बहुत सारे उनको एडवांटेजेस भी होती हैं और बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है रजिस्ट्रेशन करवाने का, कि वो उनका फिर लीगल बिजनेस हो जाता है। वो किसी जगह पे भी कोई उनको इश्यू आता है, कोई क्लाइंट के साथ या कोई वेंडर के साथ या किसी भी थर्ड पार्टी के साथ, तो दे कैन हैव दे आर ऑन द स्ट्रॉन्गर फुटिंग्स टू डिफेंड इन द कोर्ट। तो कोर्ट में बड़ा आसानी के साथ, तो कोर्ट हमेशा उनको फिर फेवर देता है। सेकंडली, जो लॉस है, नुकसान है या डिसएडवांटेज है रजिस्ट्रेशन का, कि जब उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो दे हैव टू पे टैक्सेस। तो जो पर्सनल इनकम टैक्स है वो तो पे करना ही करना है, लेकिन कुछ उनको स्पेसिफिक टैक्सेस भी पे करना पड़ती हैं, जो रजिस्ट्रेशन की वजह से रजिस्ट्रेशन की फीस पे करना पड़ेगी, और कुछ एनुअल कुछ चार्जेस वगैरह होंगे वो उनको पे करना पड़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि रजिस्ट्रेशन जब करवाएंगे, तो उसके डॉक्यूमेंट कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड होंगे? कुछ तो कोई स्पेसिफिक होंगे, कुछ जनरल होंगे। एक चीज याद रखनी है कि जब भी रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे, एक तो एप्लीकेशन फॉर्म होगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या होता है? जो पार्टनरशिप या बिजनेस का एग्रीमेंट होता है, वो उनको लाजमी सबमिट करना पड़ता है। बिजनेस का जो एग्रीमेंट होगा, वो एक तरह का बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिसके अकॉर्डिंगली उन्होंने वो सारी की सारी जो आपस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये वो सारी की सारी उन्होंने ड्यूटीज डेलीगेट की होती हैं, या उनका ब्रेक डाउन किया होता है डिटेल में। अच्छा, वो ब्रेक डाउन उसमें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन कौन से होंगे उस एग्रीमेंट में? उस एग्रीमेंट में जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होंगे, वो सिंपल सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, आप बेशक उसको लिस्ट डाउन कर लें। सबसे पहले आ जाएगा उसका नाम, उसमें लिखना जरूरी होगा। फिर नंबर ऑफ पार्टनर्स लिखना जरूरी होंगे, पार्टनर्स कितनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो लिखना जरूरी होगा। वो किस रेशियो में आपस में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे,
किस रेशो में वो आपस में लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो ऑफिशियल एड्रेस है कंपनी का या बिजनेस का वो लिखा जाएगा, ऑफिशियल एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स वो लिखे जाएंगे, और किस नेचर का बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा एरिया कौन सा होगा, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम डील करेंगे, हमारा विजन क्या होगा, हमारा मिशन क्या होगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, अगर कोई नया पार्टनर इंटर कर रहे हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, अगर कोई पार्टनर एग्जिट ले रहा है, बिजनेस को छोड़ के जा रहा है, तो उसका उसका क्या प्रोसीजर होगा, किसी को एग्जिट करने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना जरूरी होगा, कि किसी पर्सन के बीच में डेथ हो जाती है तो उसको किस तरह से कंपनसेट किया जाएगा, अगर कोई माइनर पार्टनर है तो उसको किस तरह से किया जाएगा, कौन सा पार्टनर कौन सी ड्यूटीज परफॉर्म करेगा। तो जो जो कंपनसेशन होती है वो उसके अकॉर्डिंगली, एक पार्टनर है फॉर एग्जांपल वो कहता है जी मैंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर दी है, मैं कोई पार्टनर टाइम नहीं दे सकूंगा, तो जाहिर बात है जो पार्टनर ज्यादा काम परफॉर्म करेगा उसको कुछ ना कुछ वो अपनी कंपनसेशन डिमांड करेगा, या तो वो कहेगा जी मुझे प्रॉफिट्स में थोड़ा सा शेयर ज्यादा दे दें, या वो कहेगा जी मेरी एक फिक्स सैलरी रख दें, तो कुछ ना कुछ उसको वे आउट निकालना पड़ेगा। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें फिर उसके पार्टनरशिप एग्रीमेंट में हमें लिखना जरूरी होती है जब भी हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाएं। इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जब भी हमने रजिस्ट्रेशन करवानी है तो हमें पार्टनरशिप एग्रीमेंट सबमिट करना पड़ता है। अच्छा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड बोलते होते हैं। ठीक है, जो अगर हम एक्ट की लैंग्वेज में बोल लें या बिजनेस लैंग्वेज में बोल लें या रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए, उस एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो पार्टनरशिप डीड बनाना जरूरी होता है रजिस्ट्रेशन के लिए। इसके अलावा बहुत हो सकता है बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हों जो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिजनेस के लिए हमें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई केमिकल टाइप बिजनेस स्टार्ट कर रहा है या कोई फार्मास्यूटिकल बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उनको फार्मास्यूटिकल जो रेलिवेंट अथॉरिटी होगी मेडिकल से रिलेटेड, तो वहां से उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो लेना जरूरी होगा, कोई परमिट लेना जरूरी होगा। इसी तरह से अगर कोई केमिकल्स रिलेटेड कर रहा है तो उनसे रिलेटेड उनको सेफ्टी मेजर या जो भी उनके कोई स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन करने चाह रहे हैं पार्टनरशिप में, तो उनको फिर जो रेलिवेंट अथॉरिटी होगी वहां से भी उनको अप्रूवल लेना जरूरी होगा। तो ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब आते हैं हम इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने माइंड में रखनी है, जो सोल प्रोप्रिएटरशिप टाइप ऑफ बिजनेस के डिसएडवांटेजेस थे वो इसके एडवांटेज बन जाएंगे, और जो उसके एडवांटेज थे उनमें से इसके कुछ डिसएडवांटेज भी बन जाएंगे। तो वो वाइस वर्सा होता है। जिस तरह से हम देखें, अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें क्या होता है, लेस फॉर्मल विद फ्यूअर लीगल ऑब्लिगेशंस। ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा है, ये स्पेसिफिकली हमें बताया जा रहा है फ्रॉम द कंपनी एज कंपेयर टू कॉर्पोरेशंस। एज कंपेयर टू कॉर्पोरेशंस इसके फॉर्मेलिटी बहुत ज्यादा नहीं होती, लीगल फॉर्मेलिटी। नंबर वन, सबसे बड़ा इसमें ये है कि इसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन कंपनी के केस में कंपलसरी होती है रजिस्ट्रेशन। तो इसलिए इसमें इतने ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती। फिर उसके बाद इजी टू गेट स्टार्टेड, ये भी आसानी के साथ हम स्टार्ट कर सकते हैं। शेयरिंग द बर्डन, बर्डन आपस में शेयर हो जाता है। फिर जब आपस में मिल के काम करेंगे तो उनका नॉलेज, स्किल और आपस का जो सोशल नेटवर्क है वो सारा का सारा वो शेयर होगा, वो उसको ज्यादा एक्सपेंडेड लेवल पे उसको लेकर जा सकती हैं। डिसीजन मेकिंग ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकती है। ए पर्सन's डिसीजन एंड ए ग्रुप ऑफ पर्सन's डिसीजन इज ऑलवेज हैव डिफरेंसेस। तो जो ग्रुप ऑफ पर्सन अगर आप मिल के बैठेंगे तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। फिर इसमें एज कम्पेयर टू कॉर्पोरेशन, इसमें प्राइवेसी थोड़ी सी ज्यादा होती है। कॉर्पोरेशन के केस में प्राइवेसी का काफी ज्यादा इश्यू होता है। फिर उसके बाद क्योंकि 4-5 नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे, लेकिन सोल प्रॉपर्टीशिप के केस में तो 100% प्राइवेसी होती है। अगर हम सोल प्रॉपर्टीशिप के साथ अगर हम पार्टनरशिप बिजनेस को कंपेयर करेंगे तो फिर तो प्राइवेसी इसका एडवांटेज नहीं होगा, फिर तो इसमें थोड़ी प्राइवेसी लीक होने के भी होता है, आपकी टेंशन होती है, खतरा होता है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी ऑनरशिप। ऑनरशिप एंड कंट्रोल आर कंबाइंड, वो आपस में शेयर हो जाएंगी। नो मोर पार्टनर्स मोर कैपिटल, जितने ज्यादा पार्टनर्स होंगे उतना ज्यादा उनका कैपिटल एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। फिर प्रोस्पेक्टिव पार्टनर्स, जितने पार्टनर्स होंगे वो ऑटोमेटिकली हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी वर्किंग कर सकते हैं। इजी एक्सेस टू प्रॉफिट्स, प्रॉफिट भी वो आपस में आसानी के साथ उसको शेयर कर सकती हैं। अच्छा, इसके साथ अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, ये बिजनेस हैज नो लीगल, नो इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस। कि जो बिजनेस होगा अगर तो रजिस्ट्रेशन करवाई करवाई है या नहीं करवाई,
इन एनी केस अगर जनरल टाइप ऑफ पार्टनरशिप की हम बात करें तो उसको अलग से हम एंटिटी नहीं होती, हम ट्रेड तो उसको अलग से करते होते हैं, लेकिन फ्रॉम दी लाइबिलिटी परस्पेक्टिव जो होते हैं बिजनेस की जो लाइबिलिटी होगी वही ऑनर की भी लाइबिलिटी कंसिडर की जाएगी। फिर उसके बाद आ जाता है परसीव्ड लैक ऑफ प्रेस्टीज। परसीव्ड लैक ऑफ प्रेस्टीज का मतलब क्या है कि जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो वो सारे के सारे जो ओनरशिप है वो आपस में शेयर की जाएगी। तो उसमें बड़े क्या कहती हैं वो आपस में एक दूसरे के डिफरेंसेस आने के या उसका आगे उसको फर्दर लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना जरा डिफिकल्ट हो जाता है। उसके बाद लिमिटेड एक्सेस टू कैपिटल एज कम्पेयर टू कॉर्पोरेशन, या परसीव्ड एक और चीज में ऐड कर परसीव्ड लैक ऑफ प्रेस्टीज। उसका मीनिंग हम ये भी ले सकते हैं कि उसको एक ब्रांड बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कंपनी है उसका अपना नाम होता है वो उसको चला सकते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप है वो भी एक पर्सन के नाम से उसका एक ब्रांड नेम बन जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट इसीलिए हो जाता है क्योंकि अगर तो सारे के सारे ज्यादा पार्टनर्स हैं तो उनको सेम पेज पे आना थोड़ा सा टफ होता है। उसके बाद आ जाते हैं जी लिमिटेड एक्सेस टू कैपिटल एज कम्पेयर टू कॉर्पोरेशन, उनके पास लिमिटेड एक्सेस होती है, कॉर्पोरेशन के पास डेफिनेटली उसका कैपिटल ज्यादा होता है तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से फंडिंग कर सकता है। पोटेंशियल फॉर डिफिकल्ट डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, वो हमने देख लिया कि उसमें पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस आने के या आपस में कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस ज्यादा होते हैं। स्लो और मोर डिफिकल्ट डिसीजन मेकिंग एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में तो एक ही बंदे ने सारी डिसीजन मेकिंग करनी है तो वो क्विकली क्विकली अपना डिसीजन ले सकता है, लेकिन पार्टनरशिप के केस में सबने मिलकर डिसीजन मेकिंग करनी होती है तो फिर सबका विलिंगनेस होना बड़ा जरूरी है। अगर किसी का एक विलिंगनेस नहीं आता या जो किसी हम एक पार्टनर को ऑन बोर्ड नहीं रखते तो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंसेस आना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से बिजनेस अल्टीमेटली बिजनेस इफेक्ट होता है। इसी वजह से बिजनेस की डिसीजन मेकिंग है वो भी स्लो हो जाती है। अच्छा, प्रॉफिट्स भी शेयर होंगे और जो पर्सनल डिमांडिंग है वो भी हमने इसमें माइंड में रखना होता है कि एक पर्सन अगर ज्यादा टाइम दे रहा है दूसरा अगर कम टाइम दे रहा है तो वो फिर पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस या कॉन्फ्लिक्ट्स आना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट होना बड़ा जरूरी है। फिर अगर हम टैक्सेशन की बात करें तो अगर हम पार्टनरशिप टाइप ऑफ बिजनेस होगा तो उसमें ऑटोमेटिकली जो अगर रजिस्टर्ड करवा लिया तो उसके भी टैक्सेस हमें पे करना पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई और बिजनेस के लिए अलग से कोई टैक्स देना जरूरी नहीं है। कॉर्पोरेशन के केस में तो कॉर्पोरेशन तो लीगली एक एंटिटी होती है जिसको अपना टैक्स खुद भी पे करना होता है। पार्टनरशिप के केस में जो पार्टनर्स का जो बिजनेस का जो प्रॉफिट होगा वो क्या किया जाता है, वो पार्टनर्स आपस में डिवाइड कर लेती हैं। तो डिवाइड करने के बाद फिर जब उनका इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता है तो उसमें फिर उनका टैक्स पे कर दिया जाता होता है। तो बिजनेस को अनलेस के बिजनेस अगर रजिस्टर्ड है तो एक नॉमिनल सा टैक्स पे करना पड़ेगा, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो बिजनेस को टैक्स नहीं पे करना पड़ता। फिर लिमिटेड लिमिट्स ऑन बिजनेस डेवलपमेंट एज कम्पेयर टू जो इनका बिजनेस डेवलपमेंट या जो एरिया है ग्रोथ वो भी एक लिमिटेड लेवल तक वो उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, उससे ज्यादा फिर आगे वो एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो ये हम यहाँ तक हमने जो पार्टनरशिप टाइप ऑफ बिजनेस की इसके हमने कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखी, कुछ उसके एडवांटेजेस देखे, कुछ उसके डिसएडवांटेज देखे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि पार्टनरशिप टाइप ऑफ बिजनेस को कितनी तरह का पार्टनरशिप हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो जनरली हम उसको चार बेसिक कैटेगरीज में हम उसको डिवाइड करते होते हैं, कुछ उसकी फिर स्पेसिफिक कैटेगरीज भी आ जाती हैं, वो भी हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले अगर हम जनरल कैटेगरीज की हम बात करें तो उसमें सबसे पहले क्या आता है आपका जनरल टाइप ऑफ बिजनेस। जनरल टाइप ऑफ बिजनेस को हम जो भी किसी भी कैटेगरी में नहीं आता उसको हम जनरली हम सारे बिजनेस को हम पार्टनरशिप टाइप ऑफ जनरल पार्टनरशिप ही हम बोल सकते हैं। फिर उसके बाद एक पार्टनरशिप जो है बिजनेस इसकी एक टाइप है जी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी। अब अकॉर्डिंग टू पार्टनर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2007 इन पाकिस्तान, अब हम जो इसका डिसएडवांटेज था लिमिटेड लाइबिलिटी वाला वो हम अब हमने उसको अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला, तो इसमें कुछ हमें रिलैक्सेशन मिल जाती है अकॉर्डिंग टू अगर हम लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू अगर हम अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो हमारे फिर लाइबिलिटी जो ऑनर्स होते हैं उनकी फिर लिमिटेड हो जाती है। लेकिन डेफिनेटली इसके कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, कुछ कैपिटल की रिक्वायरमेंट या बाकी सारी चीज़ें वो भी हमें डेफिनेटली फुलफिल करना होंगी। एनी हाउ अगर हम बिजनेस को एज ए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो फिर जो ऑनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। और अगर हम 2017 एक्ट अगर हम देखेंगे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट तो वहां से फिर हमें सारी की सारी डिटेल मिल जाएगी। फिर उसके बाद आ जाता है पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या होता है कि अगर हमने अगर कोई या पर्टिकुलर पार्टनर ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर हम बिजनेस हमने एक स्टार्ट किया है एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर पार्टनरशिप हो जाएगा। कि जैसे ही वो हमारा काम पूरा हुआ हमारा पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। अगर हम उसको अगर अगर फर्दर कंटिन्यू करना चाह रहे हैं
तो वो फिर क्या बन जाएगा, पार्टनरशिप एट विल हो जाएगा। कि हम इनिशियली तो पार्टनरशिप एट बाय ऑब्जेक्टिव हम करेंगे या पर्टिकुलर पार्टनरशिप होगी, लेकिन अगर हम किसी स्टेज पे हमने एग्रीमेंट को थोड़ा सा चेंज करके या पहले से ही एग्रीमेंट में हम इस चीज की को इंक्लूड कर दें कि उसके बाद हम देखेंगे, रिव्यू करेंगे, अगर हमें ठीक लगा तो हम उसको, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई एक एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, स्टूडेंट्स ने एक छोटा सा कोई इवेंट आया, उसमें वो अपनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट्स को पूल करते हैं, पूल करने के बाद वो एक दिन की एक्टिविटी है वो अपनी परफॉर्म कर लेते हैं। तो एक्टिविटी जैसे ही पूरी होगी तो क्या होगा, वो उनको बिजनेस को आपस में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो भी उनकी कॉस्ट होगी वो कवर अप करने के बाद बाकी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद अगर उनको फील हुआ कि ये तो बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, इसको फर्दर भी फ्यूचर में हमें एक्सपैंड करना चाहिए, तो वो फिर उसको आगे एक्सपैंड कर लेंगे। ठीक है, और अगर उनको जरूरत ना आई तो वो फिर उधर ही वाइंड अप कर देंगे। तो इस तरह का जो पार्टनरशिप होता है, जिसको एज पर देयर विलिंगनेस, अगर हम उसको सारे पार्टनर्स अगर विलिंग हैं तो हम उसको अगर कंटिन्यू करते हैं तो उसको हम बोलेंगे पार्टनरशिप एट विल। फिर उसके बाद आ जाते हैं कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज, उसको हमने फिर 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते होती हैं। उसमें नंबर 1 आ जाता है आपका अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स, नंबर 2 अकॉर्डिंग टू टेन्योर, अकॉर्डिंग टू नेचर एंड अकॉर्डिंग टू लीगैलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये 5 इसकी डिफरेंट कैटेगरीज हम बना लेते होते हैं फॉर आवर ऑन इजीनेस। अब उसमें 1 बाय 1 क्या है कि अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव, अगर ये किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए किया जाएगा, जिस तरह से जनरल कैटेगरीज में भी हमने बताया, तो उसमें उसको हम बोलेंगे पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अगर हम उसके ऑब्जेक्टिव अचीव होने के बाद भी उसको कंटिन्यू करते हैं विद द विलिंगनेस ऑफ और रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स, तो उसको हम बोलेंगे पार्टनरशिप एट विल। अकॉर्डिंग टू टेन्योर, फ्रॉम द नेम इट इज वेरी क्लियर दैट if a partnership business is started for a fixed time period, then it will be called as a partnership for a fixed period. And if we don't have any fixed time period, then it will be referred to as फ्लेक्सिबल पार्टनरशिप। अकॉर्डिंग टू नेचर, हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू नेचर हमारे पास क्या है जी, जनरल पार्टनरशिप आ जाता है, फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हम उसको बोल देंगे। तो जनरल पार्टनरशिप कोई भी बिजनेस होगा, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप वो हमने पहले भी देख लिया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू लीगैलिटी हम देखते हैं, लीगैलिटी के बेस पे भी हमने 2 तरह का पार्टनरशिप बिजनेस हो सकता है, एक लीगल पार्टनरशिप होता है और एक इलीगल पार्टनरशिप होता है। लीगल पार्टनरशिप बिजनेस कौन सा होता है, जिसमें जिसमें the business, the type of business which is legally allowed by the rules of any particular society, वो हमारा क्या होगा, आपका लीगल पार्टनरशिप होगी। एनी टाइप ऑफ बिजनेस विच इज नॉट लीगली अलाउड इन एनी पर्टिकुलर सोसाइटी, दैट टाइप ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड इलीगल पार्टनरशिप। जिस तरह से अगर हम उसके एग्जांपल लें, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो उस एक पर्टिकुलर सोसाइटी में वो अलाउ नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान की हम बात करें कि यहाँ पे हम अगर कोई ऐसा बिजनेस है विदाउट परमिट, फॉर एग्जांपल कोई वेपन्स का बिजनेस है, तो अगर हम वेपन्स का बिजनेस विदाउट एनी गवर्नमेंट परमिशन या जो भी उसका परमिट वगैरह होता है उसके बगैर स्टार्ट करते हैं तो इलीगल होगा। अगर हम वो लेके करते हैं तो वो लीगल हो जाएगा। फार्मास्यूटिकल बिजनेस अगर हमने करना है, कोई मेडिकल स्टोर करना है ओपन, तो अगर हम परमिशन लेके हम करेंगे, सर्टिफिकेट के थ्रू करेंगे तो वो लीगल होगा, विदाउट सर्टिफिकेट होगा तो वो इलीगल होगा। ठीक है, इसी तरह जो स्मगलिंग का बिजनेस है, ये सारे के सारे फिर हमारे कंट्री में या किसी भी कंट्री में और लीगली अलाउ नहीं होती। तो हो तो रही होती हैं लेकिन दे आर इलीगल ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर कोई बिजनेस को हम रजिस्टर्ड करवा लेंगे तो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप हो जाएगी, अदरवाइज वो क्या हो जाएगी, वो अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप हो जाएगी। तो अगर हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो फिर हमें पार्टनरशिप डीड भी बनाना पड़ेगी। अच्छा, अब लास्टली आ जाता है हमारे पास अकॉर्डिंग टू डिफरेंट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में ये एक लिस्ट ना हमने आपको प्रोवाइड की है। अगर हम इस लिस्ट को देखें तो यहाँ से हमें थोड़ा सा पता चल जाएगा कि किस किस तरह के हमारे पार्टनर्स होते हैं। नंबर फर्स्ट तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिव या मैनेजिंग पार्टनर्स होगा। द पार्टनर हु एक्टिवली पार्टिसिपेट इन ऑल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द बिजनेस, वो हर चीज को प्रॉपर्ली मैनेज कर रहा होता है, वो उसको हम बोलेंगे एक्टिव पार्टनर हम बोलेंगे। अदर सेकंड फिर आ जाता है हमारा स्लीपिंग पार्टनर्स, जिसको हम डॉर्मेंट पार्टनर्स भी बोलते हैं। दिस इज बेसिकली द पार्टनर which is opposite of the active partner. Basically that type of partner provide the investment, but he will not actively participate in the decision making process of the business or to run the business affairs. Definitely जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई एक्टिव पार्टनर्स होगा तो वो सारी बातें अपनी कुछ एक्टिव पार्टिसिपेशन के अगेंस्ट कुछ अपनी एक्स्ट्रा कंपनसेशन भी डिमांड कर सकता है। वो कंपनसेशन किसी फॉर्म में भी हो सकती है, वो कंपनसेशन एक्स्ट्रा प्रॉफिट की फॉर्म में, प्रॉफिट शेयरिंग की फॉर्म में भी हो सकती है, वो कंपनसेशन वो सैलरी की फॉर्म में भी हो सकती है, किसी और बोनस वगैरह की फॉर्म में भी हो सकती है। उसके बाद आ जाते हैं नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर्स दे डोंट हैव एनी रियल इंटरेस्ट, दे ओनली लेंड नेम इन द बिजनेस। नॉर्मली फैमिली टाइप ऑफ बिजनेसेस में इस तरह का हम उसमें देखते होते हैं
कि अगर कोई फादर का बिजनेस है और अगर कोई उनका बेटा उसको कंटिन्यू करना चाह रहा है या उसकी साथ एक और स्टार्ट करना चाह रहा है, तो उसमें उसका मेन जो जिसका ओरिजिनल ऑनर होगा या जो आप समझ लें कि जो फादर होगा, उसका सिर्फ वो नाम यूज करते हैं, फिर आगे उसको फिर अपना बिजनेस एक्सटेंड करते रहते हैं। ना तो वो ज्यादा वो तो ना तो इन्वेस्टमेंट करेगा और ना ही उसका बेसिक कोई इंटरेस्ट होगा उसमें, बट द अदर पार्टनर्स they may use his name for the business startup। उसके बाद आ जाता है पार्टनर बाय एस्टोपल। पार्टनर बाय एस्टोपल बेसिकली ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें हम क्या कहते हैं जी, ही इज नॉट द पार्टनर बट ही एक्ट्स लाइक ए पार्टनर ऑफ बिजनेस। अब इसमें बड़ी अच्छी एग्जांपल हम लेते होते हैं कि ये पार्टनर तो होता नहीं, ना इसका कोई इंटरेस्ट है, ना इसकी कोई इन्वेस्टमेंट है, ना इसकी कोई लीगल बाउंडिंग है, लेकिन वो जो काम ऐसा करेगा कि जैसे वो लोगों को ऐसे पता चलेगा, जो क्लाइंट्स आएंगे या कस्टमर आएंगे या वेंडर्स आएंगे, वो समझेंगे कि ये पार्टनर्स है, पार्टनर है बिजनेस का। फॉर एग्जाम्पल कोई दोस्त वगैरह होते हैं, हम किसी अपने दोस्त की शॉप पे जाकर बैठ जाएं, हाँ, और उसके साथ डीलिंग भी, जो कस्टमर आए उनके साथ, क्लाइंट के साथ डीलिंग भी करने लग जाए, तो जो क्लाइंट तो यही समझेगा कि ये भी पार्टनर है, हो सकता है, लेकिन वो एक्चुअली इज नॉट द पार्टनर। अच्छा, पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली, ये वो वाला पार्टनर होता है जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स में शेयर करता है, लेकिन वो लॉसेस में शेयर नहीं करता। जिस तरह से हम कह सकते हैं जी, स्लीपिंग पार्टनर है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो वो जारी बात है, वो कहेगा जी मैं अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो मैं लॉस नहीं बियर करूंगा, क्योंकि मुझे तो नहीं पता क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट दे रहा हूँ मुझे, और फिक्स प्रॉफिट या जो भी प्रॉफिट हो उसमें से मुझे शेयर दे दिया जाए। तो एट अ टाइम फिर स्लीपिंग पार्टनर, वो स्लीपिंग पार्टनर भी होगा, एट अ टाइम वो फिर पार्टनर इन प्रॉफिट भी हम उसको कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है माइनर पार्टनर, और ऐसा द पार्टनर हु हैज नॉट येट रीच्ड द लीगल एज, जो लीगल एज को ना पहुंचा और वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा हो, तो उसको हम फिर माइनर पार्टनर बोलेंगे। पाकिस्तान में जो लीगल एज है तो वो हमारी है जी 18 ईयर्स। उसके बाद आ जाता है सीक्रेट पार्टनर। ये वाला कौन सा पार्टनर होता है जो ही मेक्स द इन्वेस्टमेंट with the condition that don't disclose his name anywhere, neither in the agreement, neither in any other place, neither in any his name should not be documented anywhere, किसी को पता नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ secretly he will make the investment, secretly he will get the profits। अब इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे क्या कौन देगा। नॉर्मली इन केस ऑफ ए सीक्रेट पार्टनर, जो ट्रस्ट लेवल होता है वो बहुत ज्यादा हाई होना बड़ा जरूरी है। अगर ट्रस्ट ट्रस्ट लेवल हाई नहीं होगा, तो जो सीक्रेट पार्टनर है वो कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं देगा। सीक्रेट पार्टनर तभी इन्वेस्ट देगा जब उसको अगली पार्टी के ऊपर 100% ट्रस्ट होगा। उसके बाद फिर आउटगोइंग पार्टनर आ जाता है। आउटगोइंग पार्टनर कौन सा होता है? जो बिजनेस को छोड़ के जा रहा होता है। बेसिकली द वॉलंटरी, दिस पार्टनर वॉलंटरी रिटायर्स विदाउट डिसॉल्विंग द पार्टनरशिप, वो उसको छोड़ के चला जाए। उसके बाद आ जाता है लिमिटेड पार्टनर। लिमिटेड पार्टनर इज द पार्टनर हु ओनली have the limited liability, not the unlimited liability। जनरली स्पीकिंग कोई स्लीपिंग पार्टनर होगा या कोई सीक्रेट पार्टनर होगा, तो वो फिर कहेगा जी वो मेरी लाइबिलिटी भी लिमिटेड है, मैं उसको लाइबिलिटी वगैरह इन केस ऑफ ए डिसोल्यूशन और इन केस ऑफ बैंक्रप्सी आई विल नॉट शेयर एनी प्रॉफिट इन काइंड ऑफ लॉसेस, और माय लाइबिलिटी विल बी लिमिटेड टू अप टिल द माय टोटल इन्वेस्टमेंट्स। और लास्टली फिर आ जाता है आपका सब पार्टनर। सब पार्टनर बेसिकली ये पार्टनर नहीं होता। अगर कोई ऐसा पार्टनर है जो कहता है जी मैं पैसे तो मैंने आपको दे दिए हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं बिजनेस को दे सकूं, तो लेकिन मेरे बिहाफ पे एक बंदा आएगा जो जिसको आपने एज ए पार्टनर ही ट्रीट करना है। अब वो जो बंदा आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? जो उसके बिहाफ पे काम करेगा, दैट पर्सन विल बी ट्रीटेड एज सब पार्टनर। ही इज बेसिकली द एजेंट ऑफ द ओरिजिनल पार्टनर। अब वो सारे के सारे डीलिंग करेगा, जो बाकी रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स हैं उसको एज ए पार्टनर ही ट्रीट करेंगे, और सारी के सारी फिर उसके साथ डीलिंग उसी तरह से की जाएगी। लेकिन वो प्रॉफिट्स में उसको कोई शेयर नहीं मिलेगा, प्रॉफिट में शेयर जो ओरिजिनल पार्टनर को ही मिलेगा। अब एजेंट को क्या मिलेगा? वो फिर उसकी एजेंट की और जिसके बिहाफ पे वो काम कर रहा है वो पार्टनर्स की आपस में कोई डीलिंग अगर है तो वो फिर उसका कट डील करेगा। बिजनेस इज नॉट लाइबल टू पे हिम एनीथिंग, एनी प्रॉफिट। So this is all about the second type of business, partnership type of business. I hope you have enjoyed the lecture. In any case, if you have any question, you may write in the comment. Do like and share this video with your fellows and with other friends, so that हम इस पे और ज़्यादा हम इस पे अच्छे तरीके से काम कर सके। Thank you so much. See you in the next video.